हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सर्कल में। दोस्तों, एनसीईआरटी कक्षा 6 इतिहास विषय पर हम कंप्लीट चर्चा कर चुकी हैं। आप प्ले लिस्ट में सारी वीडियो देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और एनसीईआरटी कक्षा 6 भूगोल विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। और इससे पहले हम अध्याय 2 कंप्लीट कर चुकी हैं, तो आप प्ले लिस्ट में वो भी देख सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों, आपको बता दें एनसीईआरटी कक्षा 7 इतिहास विषय पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। उसमें भी काफ़ी वीडियो बन चुकी हैं और काफ़ी वीडियो भी बनने के लिए बाकी है, तो उस पर भी हम काम कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। आपको बता दें दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सर्कल में आपको कक्षा 6 से लेकर 12 तक कंप्लीट सभी विषयों की वीडियो मिलेंगी, ठीक है दोस्तों। तो बनी रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सर्कल पर। तो दोस्तों, आपको एक बात और बता दें कि अभी हमारी तबीयत बिगड़ी हुई है और हमें टाइफाइड है दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया। और हमारी गले में भी दिक्कत है, हमारा गला बैठा हुआ है दोस्तों, तो अभी वो खड़ा नहीं हो रहा है। क्या बात है, जस्ट क्या बताएं, ठीक है, जस्ट अ कॉमेडी है दोस्तों। तो इसी वजह से दोस्तों हम अभी वीडियो कुछ ज़्यादा नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा जैसे ही मैं ठीक हो जाऊँ उसके बाद हम अच्छी से अच्छी वीडियो बनाकर आपको देंगे दोस्तों, ठीक है। और एक महत्वपूर्ण बात दोस्तों, एनसीईआरटी पुस्तकें कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बनी रहिए और एनसीईआरटी पुस्तकें पढ़ते रहिए दोस्तों, ठीक है। शुरू करते हैं एनसीईआरटी कक्षा 6 भूगोल विषय अध्याय 3, ठीक है। तो देखते हैं पृथ्वी की गतियाँ। जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी की 2 प्रकार की गतियाँ होती हैं। कह रहे हैं कि पृथ्वी की 2 प्रकार की गतियाँ होती हैं, पृथ्वी 2 प्रकार की गति से घूमती है, ठीक है। तो नंबर 1, घूर्णन गति एवं परिक्रमण गति। पृथ्वी का अपनी अक्ष पर घूमना घूर्णन गति कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण गति कहते हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि पृथ्वी 2 तरह से घूमती है, एक अपनी अक्ष पर और दूसरा सूर्य के चारों ओर। तो दोनों ही गतियों में अंतर होगा, दोनों ही गति अलग अलग प्रकार की होती हैं, इसलिए उनको अलग अलग नामों से संबोधित किया गया है। तो जो अपने अक्ष पर घूमती है उसे घूर्णन गति बोलते हैं, और जो सूर्य के चारों ओर घूमती है उसे परिक्रमण गति कहते हैं, यानी कि सूर्य की परिक्रमा लगाती है, इसलिए इस परिक्रमण गति, ठीक है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसे कक्षीय सतह से 66 सही 1/2 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है दोस्तों जी। 1/2 डिग्री का, सॉरी, 66 सही 1/2 डिग्री का कोण बनाती है पृथ्वी, ठीक है। यह समतल जो अक्ष के द्वारा बनाया बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। ये दोस्तों काल्पनिक है, इसमें कोई सटीक बना हुआ नहीं है, और वैज्ञानिकों ने माना है, जो वैज्ञानिक उस पर खोज करती हैं उन्होंने इन चीज़ों को माना है। उन्होंने देखा स्कोपों से, टेलीस्कोप जो बड़े बड़े यहाँ यंत्र होते हैं उनसे, तो पृथ्वी की स्थिति को इस तरह से देखा, ठीक है। आगे देखते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है, ये सबको पता है दोस्तों, है। पृथ्वी का आकार गोली के समान है, ये भी सबको पता है। तो दोस्तों, ये सबको ये भी पता है, और ये भी पता है कि पूरी तरह से गोल नहीं है पृथ्वी, ठीक है। पृथ्वी वृत्ताकार गोलाई में है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। इसलिए एक समय में सिर्फ इसकी आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी पड़ती है। तो दोस्तों, इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि कोई बॉल या फुटबॉल ली जाए, ठीक है। तो उस पर एक साइड से कोई लाइट डाली जाए, जैसे टॉर्च से, तो देखेंगे कि एक तरफ ही लाइट पड़ेगी, दूसरी साइड अंधेरा होगा, ठीक है। तो ऐसे समझ सकते हैं आप अच्छे से, ठीक है। आप देख रहे हैं चित्र, क्या कह रहे हैं, चित्र 3.2। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरे भाग जो सूर्य से दूर होता है वहाँ रात होती है। तो चित्र 3.2 कहाँ है, इधर है, ये रहा 3.2। घूर्णन के कारण पृथ्वी पर दिन एवं रात। तो देखिए दोस्तों, ये जो नारंगी कलर का है, इससे सूर्य है, वैसे ये पीला होता है, ठीक है। तो इसे यहाँ दे दिया गया, कोई खास इस पे ध्यान नहीं देना। तो देखिए इस तरह ये सूर्य की किरणें पड़ रही हैं। तो इधर देखिए पीला भाग यानी कि दिन है,
और इधर ये काला भाग यानी कि लगभग काला सा ही है, तो ये रात है, ठीक है। तो इसको मतलब यहाँ देखिए इसको क्या कहते हैं, अ, ये थोड़ा पढ़ लेते हैं, उसके बाद उधर फिर जाते हैं। वाली भाग पर दिन होता है, जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वहाँ रात होती है। ग्लोब पर यह वह वृत्त जो दिन एवं रात को विभाजित करता है उसे प्रतिदीप्त वृत्त कहते हैं। तो जो सूर्य को दिन रात में विभाजित करता है उसे प्रतिदीप्त वृत्त कहते हैं। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता, जैसा कि आप चित्र 3 में देख सकते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। तो दोस्तों लगभग 24 घंटे का समय लेती है, ना कि फिक्स 24 घंटे का समय लेती है, ठीक है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी का दैनिक गति है, ठीक है दोस्तों। ये इतना पढ़ लिया, अब इधर पर आते हैं। तो कह रहे हैं कि ये प्रतिदीप्त अक्ष होता है। ये बीच में जो खड़ी रेखा है दोस्तों, आप देख रहे हैं बिल्कुल सीधी खड़ी रेखा, इसको प्रतिदीप्त वृत्त कहते हैं। कि एक तरफ अंधेरा हो गया, एक तरफ दिन हो गया, मतलब एक तरफ रात और दिन, तो ये दिन रात में विभाजित करने वाली रेखा को पृथ्वी पर प्रतिदीप्त वृत्त कहते हैं। आप अच्छे से समझ चुके होंगे दोस्तों। और ये विषुवतीय रेखा से समांतर नहीं होती, ये विषुवतीय रेखा से अलग प्रकार की होती है। विषुवतीय वृत्त हमने अध्याय 2 में पढ़ाया आपको, उसको आप देख सकते हैं उस अध्याय में जाकर, ठीक है। तो विषुवतीय वृत्त ये है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाला। और ये भी देखा था आपने दोस्तों, ये काल्पनिक रेखा मान ली जाती है जो ग्लोब पर दिखाई जाती है। जिससे वो ग्लोब सदा हुआ था, वो सादा आ जाता है, मतलब उसको सपोर्ट दी जाती है, और उसी की सहायता से ग्लोब टिका हुआ होता है अपने अक्ष पर। तो वो रेखा मान ली गई है इधर, ये देखिए दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव तक। तो ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों क्या लिखा है। हाँ, ठीक है, ये हो गया। पृथ्वी एक दिन में जो घूम जाती है 24 घंटे में, से पृथ्वी दिन कहा जाता है, ठीक है। और पृथ्वी की दैनिक गति कहते हैं, ठीक है। तो इधर ये नक्शे में क्या दिखा रहे हैं, मतलब ये मैप है छोटा सा, इसमें दिखा रहे हैं पृथ्वी की कच्ची समतल पर लंब। तो ये कच्ची समतल पर इसका लंब कैसा है, मतलब इस लंब में देखिए आप अ, दोस्तों ये पूरा सीधी रेखा मानी जाए ना, तो प्रतिदीप्त वृत्त की जो रेखा रेखा मान सकते हैं, ये डॉट डॉट करके सीधी ऊपर से नीचे आ रही है, इसको प्रतिदीप्त वृत्त मान सकते हैं। मतलब यहाँ जो दिखा रहे हैं ये सीधा माने इसको। और इसका ये इधर इस तरह से नापा जाए सीधा एकदम विषुवतीय वृत्त को ध्यान न देकर। तो जिस तरह से इसका सीधा अक्ष माना जाए, मतलब आप समझ सकते हैं किस तरह से मैं बताना चाहता हूँ। इधर सीधा जिस तरह से पृथ्वी अंतरिक्ष में टिकी हुई है, उसको अगर सीधा और उसी को सीधा मानकर उसको सीधा माना जाए और फिर उसको 2 बराबर भागों में बांटा जाए, तो मतलब उसके 4 हिस्से कर दिए हैं। तो उसको अगर देखा जाएगा तो पृथ्वी पर जो पृथ्वी का कक्षीय अक्ष समतल होगा, तो वो 66 सही 1/2 हो जाएगा। और उसका अक्ष से जो ध्रुवों की जो दिखा रहे थे ना, वो अक्ष से उसकी वो लंबवत दूरी के बीच में जो गैप आएगा वो 23 सही 1/2 डिग्री होगा, ठीक है। और इधर ये शेष बचेगा, तो ये 66 सही 1/2। इस प्रकार कह सकते हैं हम कि ये पृथ्वी की जो नॉर्मल स्थिति है उसमें अगर देखा जाए तो 90 डिग्री के बावजूद भी ये इसमें ये 2 तरह के एंगल बनते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर ये डॉट डॉट बार लाइन देखी जाए, तो यहाँ 90 डिग्री बनेगा, और 23 सही 1/2 प्लस 66 सही 1/2 बराबर 90 डिग्री होगा, ठीक है दोस्तों। आप ये अच्छे से समझ चुके हैं, हमें पता है दोस्तों, ठीक है। और ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है दोस्तों। इसके बाद एक एक, एक लाइन और होती है कर्क रेखा के ऊपर भी और मकर रेखा के नीचे भी, ठीक है। तो पृथ्वी की अक्ष का झुकाव तथा कक्षीय समतल, तो दोस्तों आप ये अच्छे से समझ चुके हैं। हाँ, आगे देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं दोस्तों। ऊपर कुछ छूटा है क्या? नहीं छूटा, ठीक है। हाँ, ये कोई महत्वपूर्ण जानकारी नहीं है, इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं दोस्तों। वीडियो लंबी हो जाती है और आपको दिक्कत होती होगी, ठीक है। इसको देखते हैं। क्या आप जानते हैं प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपनी अक्ष पर घूर्णन घूमती है, ठीक है। तो दोस्तों ये बता दिया था बहुत साल पहले आर्यभट्ट जी ने, तो उसी के बारे में बता रहे हैं, ठीक है।
आगे देखते हैं, अगर पृथ्वी अब घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा। तो बहुत दिक्कतें आएंगी दोस्तों, आप समझ सकते हैं। उसकी घूर्णन गति के कारण ही हम अ, पृथ्वी पर निवास कर पा रहे हैं, और मतलब हमारा इंसान का जीना संभव हो पाया है ना। तो कैसे, आगे देखते हैं। सूर्य की तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी, दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा, पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों मैं बता ही रहा हूँ कि जीवन संभव होना असंभव है पृथ्वी पर, अगर पृथ्वी ना घूमे तो। और देखिए क्या कह रहे हैं। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है, उसे परिक्रमण गति कहा जाता है ना। तो उसी की क्या कह रहे हैं, पृथ्वी एक वर्ष में 365 सही 1/4 दिन में सूर्य का चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं, तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि 1/4 यानी कि एक दिन का चौथाई भाग यानी 6 घंटे होंगे, ठीक है। तो हम 6 घंटे को स्किप कर देते हैं, हम लोग 6 घंटे को जोड़ते नहीं हैं। और वो 6 घंटे करके आ, पूरा एक दिन मान लिया जाता है, तो उससे एक दिन बढ़ता है, ठीक है। 6 6 घंटे का एक दिन जोड़ लिया जाता है, इसलिए 366 दिन हो जाते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे इसके बारे में अच्छे से। तो क्या कह रहे हैं, ये देखिए, ये अच्छा सा मैप है, ये समझने योग्य है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये देखिए बीच में हमारा सूर्य है, जिससे हम बहुत अधिक लाभ उठाते हैं। ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको देखिए, और कहाँ से शुरू हुआ है, तो किस महीने से शुरू किया जाए, तो मार्च से करते हैं, ठीक है। इधर से ऊपर से पृथ्वी का झुकाव इस तरह से, ये गुलाबी रेखा में उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। और ये बसंत ऋतु है दोस्तों, किस महीने में पड़ती है, तो 21 मार्च, ठीक है। 21 मार्च में ये बसंत ऋतु पड़ती है। उसके बाद ये विषुव और ये शरद। तो चलती हैं इसमें, इस तरह से घूमती हुई जाती है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर। उत्तरी गोलार्ध में आई, उत्तरी गोलार्ध में इधर शीत ऋतु पड़ती है, और दक्षिणी गोलार्ध में इधर ग्रीष्म ऋतु पड़ती है। और दक्षिण अयनांत, तो दक्षिणी अयनांत, और ये मतलब इसका ये जो शब्दावली है ये दोस्तों, इससे ये कहते हैं कि आ, अंधेरा हो गया इधर, ये अंधेरा हो गया। और देखिए इधर उत्तरी अनायंत होगा, ठीक है दोस्तों। उत्तरी अनायंत और दक्षिणी अनायंत एक दूसरे के विपरीत होते हैं, और ठीक अलग अलग महीनों में अलग अलग दिनों में पड़ती हैं। तो दोस्तों आगे देखेंगे। पहले इधर आते हैं, शरद ऋतु। शरद ऋतु यानी सर्दियाँ पड़ने लगती हैं, किस तरह, किस समय पड़ती हैं सर्दियाँ दोस्तों, जो सितंबर से शुरू पड़ती होती हैं, लगभग सितंबर में पड़ने लगती हैं। कहीं कहीं कुछ महीने, कुछ दिन पहले भी हो जाती हैं, तो उनको अलग तरह से देखेंगे। तो शरद ऋतु और बसंत ऋतु मतलब अलग अलग भागों में पड़ती हैं दोस्तों। जिस तरह से सूर्य की रोशनी पड़ती है, तो उस तरफ शरद ऋतु हो जाती है, सूर्य की रोशनी पड़ती है नहीं है। और जिस तरफ पड़ती है उधर अलग प्रकार का बसंत वो हो जाता है, ठीक है, बसंत ऋतु हो जाती है। आगे देखते हैं, ये उत्तरी अयनांत में, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु हो जाती है, मतलब इधर गर्मियाँ पड़ती हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु हो जाती है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से होता है कि विषुव व्रत है ना, विषुव, ये दोस्तों ये विषुव है, विषुव व्रत इधर पड़ता है 21 मार्च को और 23 सितंबर को, ठीक है दोस्तों। तो ये दूसरे एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। और दक्षिणी अयनांत और ये उत्तरी अयनांत, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं दोस्तों, ठीक है। और इनका तारीख कितना है, 22 दिसंबर से 21 जून तक। तो दोस्तों ये आप डेट हमेशा याद रखें, कौन सा किस महीने में वो पड़ता है, और कौन सा किसके अपोजिट होता है। आप दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अच्छे से इसको संभाल कर रखिएगा आप, मतलब पृथ्वी की गतियों को समझने के लिए। और जो तारीख एक दूसरे के अपोजिट होती है, उसको आप बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं इसके माध्यम से, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे थोड़ा महत्वपूर्ण, इसी को महत्वपूर्ण तरीके से समझाया गया है और अच्छे से डिटेल में। तो देखिए,
4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष में बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाता है। तो इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी महीने में जोड़ा जाता है। तो कह रहे हैं कि जैसे ही पृथ्वी 4 वर्षों के बाद एक वर्ष में मतलब उस पृथ्वी का 6 घंटे का जो वो बचता है ना, 365 हो जाते हैं और 6 घंटे हो जाते हैं। तो एक वर्ष में 365 दिन हो जाते हैं और 6 घंटे होते हैं। तो इसी प्रकार 6-6 घंटे 4 वर्ष में 6 घंटे यानी 6 चौका 24 घंटे हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों। तो वो 6 घंटे मिलकर 4 वर्षों बाद 366वां दिन बनाते हैं। तो दोस्तों आगे इसमें क्या कह रहे हैं, इसके अतिरिक्त फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। तो फरवरी का महीना छोटा होता है दोस्तों, 28 का होता है। तो उसमें एक दिन बड़ा हुआ होता है तो उस पर उसमें ऐड कर दिया जाता है। बाकी सब महीने 31 के 30 के होते हैं दोस्तों। तो फरवरी महीने में वैसे भी एक दिन मतलब दिन कम का ही होता है, 28 का होता है। तो फरवरी को दे दिया जाता है। बोलते हैं फरवरी बेचारा गरीब महीना है, इसमें मतलब ये मतलब एक जोक के रूप में बता रहा हूँ मैं दोस्तों आपको। तो फरवरी बेचारा गरीब महीना है, उसको मतलब दे दिया जाता है कि ले तू रख ले एक दिन, तू 29 का हो जा, 30 का तो कभी होएगा ही नहीं, होगा ही नहीं, तू तेरा मतलब तेरी किस्मत ही खराब है, तो 30 का कभी नहीं हो सकता, ना ही 31 का तो तेरे मतलब जिंदगी में तू मतलब कभी हो ही नहीं सकता, 31 का भी नहीं हो सकता, 30 का भी नहीं हो सकता। ये जो 4 साल में बचता है एक दिन, ये रख ले, 28 का है तो 29 का हो जा। ठीक है, इस तरह से दोस्तों आप समझ सकते हैं कि अ, फरवरी को एक दिन दान में दिया जाता है, बाकी महीनों को नहीं दिया जाता क्योंकि वो पहले से ही 30 और 31 की है। ठीक है, तो फरवरी को एक एक दिन महीने एक एक सॉरी एक दिन दान में दिया जाता है, उसको उस पर रहम करके। ठीक है, तो जस्ट जोकिंग दोस्तों। ठीक है, आ, आगे देखते हैं। उसे लीप वर्ष कहा जाता है। तो दोस्तों उसको एक लीप वर्ष के रूप में मान लिया जाता है, ताकि फरवरी को तो अपने आप पर गर्व हो कि हमारे 29 होने के बाद ये महीने ये साल को लीप वर्ष मान लिया जाता है। उसकी एक रिपोर्टेशन के हिसाब से उसको दे दिया जाता है दोस्तों। जोक सा पार्ट है ना। पता लगाइए कि अगला लीप वर्ष कब होगा। तो दोस्तों ये तो आप 4 साल बाद होता है, तो आप देखिए 2020 के बाद 2024 होगा, इसी प्रकार रहती है ना, 4 साल बाद। ठीक है, चित्र 3.3 में 3 से स्पष्ट है कि पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य की चारों ओर चक्कर लगाती है। तो दोस्तों इसके बारे में बता रहे हैं 3.3 से, दीर्घवृत्ताकार सूर्य की चारों ओर चक्कर लगाती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगी, महत्वपूर्ण लगी तो, अदरवाइज ना लीजिएगा ना। आगे देखते हैं, ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक दिन एक ही दिशा में झुकी हुई है। सामान्य एक वर्ष में गर्मी सामान्य वर्ष को गर्मी, सर्दी, बसंत एवं शरद ऋतु में बांटा जाता है। बस। तो दोस्तों कह रहे हैं कि ये पृथ्वी को इन ऋतुओं में बांटा जाता है, किस किस, सर्दी, गर्मी, बसंत और शरद ऋतुओं में बांट दिया जाता है। 4 है ना, वैसे और भी होती हैं। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य की ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। सूर्य में जो परिवर्तन होता है उसके कारण ऋतुओं में दोस्तों परिवर्तन होता है। जिस तरह से सूर्य अपनी गति में परिवर्तन करता है, उसी प्रकार ऋतुओं में परिवर्तन हो जाता है। तो आइए सीखे, ये सीखना हमें नहीं है दोस्तों, ये छोड़ते हैं। आगे देखते हैं, चित्र 3.3 से आप देखेंगे कि 21 जून को सूर्य गोलार्ध गोलार्ध सूर्य 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के साथ पास वाले क्षेत्र में कम ऊष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। तो दोस्तों जिस तरह से सूर्य की किरणें पड़ती हैं, उसी प्रकार उधर धूप पड़ती है और मतलब दिन रहता है, और जिस तरफ नहीं पड़ती उस तरफ अ, अंधेरा रहता है यानी रात। ठीक है, तो ये कोई ज़्यादा खास बात नहीं, आप पीछे समझ चुके हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। जो कर्क रेखा पर उसका पड़ना है, जो सूर्य की किरणों का तिरछा पड़ती है ना, तो उसकी वजह से और अधिक गर्मी वाला क्षेत्र हो जाता है वो। ठीक है, तो ये ज़्यादा खास महत्वपूर्ण जानकारी नहीं है। महत्वपूर्ण जानकारी हम आगे देखेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे क्या कह रहे हैं, आगे देखिए, किधर था, क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तेज पड़ती हैं। उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है, क्योंकि
उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इस क्षेत्र में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। तो दोस्तों बता रहे हैं कि जो 21 जून है ना तारीख, यहाँ बता रहे हैं ना इस तरह 21 जून यहाँ पर इस जगह सबसे लंबी रातें और सबसे छोटे दिन होती हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हो गया। सबसे 21 जून को इन क्षेत्रों में विषुवतीय वृत्त में 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रातें होती हैं। सॉरी, पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। ठीक है, आप इस फैक्ट को आप महत्वपूर्ण समझकर नोट कर सकते हैं दोस्तों, और चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लिए। ठीक है, तो 21 जून को सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रातें होती हैं, जिसको कहती हैं उत्तरी अयनांत। ठीक है, उसी प्रकार 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव की सूर्य की ओर झुकी होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं मकर रेखा पर। ठीक है, तो चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध की बहुत बड़े भाग में प्रकाश होता है। तो इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली क्षेत्र रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी अयनांत कहा जाता है। तो दोस्तों क्या आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है? तो दोस्तों आप नहीं जानते तो अभी इसमें बताया जा रहा है, तो आप समझ जाएं। ठीक है दोस्तों, अब इस स्थिति को हम बिल्कुल अच्छे से समझेंगे कि क्या था 21 जून और 22 दिसंबर। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, जो कर्क रेखा है ना, उसके अधिक से अधिक भाग पर इधर ये देखिए सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, अधिक से अधिक भाग पर पड़ रही हैं। तो इधर क्या हो रहा है कि अधिक से अधिक भाग आप समझ सकते हैं कि कितना परसेंट भाग है। ये काला सा दिख रहा है, नीला सा दिख रहा है, और ये आसमानी दिख रहा है। बैगनी और आसमानी में फर्क देखिए। तो ये कर्क रेखा पर अधिक से अधिक भाग पड़ता है, तो ये क्षेत्र उत्तरी अयनांत कहलाता है। और इधर इधर फिर देखिए, यहाँ ये मकर रेखा पर अधिक से अधिक बैगनी और आसमानी में फर्क देखिए। तो इधर नीचे की साइड में, नीचे मकर रेखा है ना, बीच की लाइन के नीचे, तो इधर देखिए कि अधिक से अधिक वो रेखा मकर रेखा घेर मतलब सूर्य का प्रकाश ले रही है। ठीक है, तो इधर दक्षिणी अयनांत होता है। ठीक है दोस्तों, आप इस तरह से समझ सकते हैं। बाकी इस साथ ये देखिए बैगनी और आसमानी में फर्क है। तो इधर 6 महीने की दिन रात हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। ठीक है, और आगे देखिए दोस्तों, क्या कह रहे हैं कि 22 दिसंबर हो गया, तो ऑस्ट्रेलिया में मनाई जाता है ग्रीष्म ऋतु में। वैसे सर्दियों में क्रिसमस मनाया जाता है हर जगह ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, हो गया आगे। तो आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं कि 21 मार्च एवं 23 दिसंबर 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था को इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो कह रहे हैं कि 21 मार्च और 23 सितंबर को कोई भी मतलब अक्ष का झुकाव पृथ्वी की तरफ नहीं होता है, इसलिए इसमें मतलब दिन और रात बराबर होते हैं। क्योंकि अगर जो पृथ्वी का हिस्सा कोई भी हिस्सा एक तरफ झुकेगा, तो उधर आप समझ सकते हैं कि कितना धूप और कितना मतलब दिन रात होगा, कितनी धूप और छाई रहेगी। तो उस हिसाब से देख सकते हैं आप। आगे क्या कह रहे हैं, जब उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु एवं दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। ठीक है, 21 मार्च को स्थिति विपरीत होती है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु सॉरी हाँ बसंत ऋतु एवं दक्षिण गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। तो ये वही है, उसी के हिसाब से बता रहे हैं कि ये देखिए दोस्तों, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इधर कोई झुकाव नहीं दिख रहा है। इधर देखिए सूर्य की किरणें
बराबर भागों में पड़ रही हैं, और हालांकि इधर भी पड़ रही होंगी, ऐसा ही स्थिति पैदा हो रहा होगा। लेकिन वो ध्रुवों का जो अक्ष है ना, इसका झुकाव देखिए, इसकी गोल लाल लाल जो चक्र है ना, इसके ये उत्तरी गोलार्ध इसके बाहर निकल गया, और इधर नहीं निकला हुआ है। ठीक है दोस्तों, और इधर ये देखिए दक्षिणी गोलार्ध बाहर निकल गया, और इधर ये नहीं है। ये थोड़ी कंडीशन आपको दोस्तों अगले अध्याय में बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। आप यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन महसूस कर रहे होंगे, मैं आपको दोस्तों बिल्कुल अच्छे से समझा दूंगा, आप कन्फ्यूजन ना होइएगा। ठीक है, जैसा कि क्रम से चलता है एनसीईआरटी, आप समझ सकते हैं, तो उसमें एक साथ पूरा नहीं बताया जाता, और बच्चों को छूट दिया जाता है अगले अध्याय पर डिपेंड होने के लिए, ताकि वो एक्साइटेड रहें चीज़ों को जानने के लिए। अगर एक ही क्लास में सब बता दिया जाए तो बच्चों का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। और चूँकि आप समझ सकते हैं एनसीईआरटी कक्षा 7 है तो ये, और 6 है, 8 है, तो ये बच्चों को मतलब वो उसी प्रकार के बच्चों के लिए बनाया जाता है वो जो उस क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग तो अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इसमें से सार निकालते हैं, इसमें से निचोड़ते हैं ज्ञान का जो फैक्ट है। ठीक है, तो उस हिसाब से आगे देखिए दोस्तों, कह रहे हैं कि ठीक है, हो गया, इधर हो गया था। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी की घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतु में परिवर्तन होता है। तो दोस्तों ये यहाँ पे पूरा हो गया। आगे क्या कह रहे हैं, ये करके सीखें, ये नहीं हमें मतलब पढ़ना, ये महत्वपूर्ण नहीं है हमारे लिए। ठीक है, छोड़ते हैं इसको। और आगे ये थोड़ा कक्षा, देखो मैं बोल ही रहा था, कक्षा 6 के 7 छात्रों के लिए जो उनका बेसिक स्ट्रक्चर होता है दिमाग का, जो उनको उनके हिसाब से, उनकी मेंटेलिटी के हिसाब से बनाई जाती है पुस्तकें, ये हमें इसमें से अपना महत्वपूर्ण फैक्ट निकालने होते हैं। तो बस वो ये सब उनकी उन्हीं के लिए है। तो हमें ये नहीं पढ़ना और स्किप करना है। तो कोई और इसमें महत्वपूर्ण जानकारी नहीं है आगे। ठीक है, तो दोस्तों ये छोटा सा अध्याय था, हमने आपको समझाया और आप समझे, इसलिए धन्यवाद आपका। और दोस्तों हम ये बता दें कि इसके बाद और महत्वपूर्ण जानकारियाँ आती जाएंगी, और आप बनी रहिए यूट्यूब चैनल पर हमारे पे। ठीक है, तो हाँ, क्रम से चलना है। क्रम से क्या है कि हर चीज़ समझ में आती है, और एक पहले अध्याय में कुछ चीज़ें को छोड़ दिया जाता है ताकि बच्चे एक्साइटेड रहें और अगले अध्याय को अच्छे से पढ़ें। अगर इसी अध्याय में सब बता दिया जाए तो बच्चे का इंटरेस्ट कम हो जाता है। आपको मैंने पहले भी बताया, फिर भी बता रहा हूँ दोस्तों। तो ये जानकारी इसमें अगर आपको कोई नहीं समझ में आई है तो आप चिंता ना करिएगा दोस्तों, आपको अगले अध्याय में बिल्कुल तरीके से बताया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो पूरी देखने के लिए दोस्तों आपका धन्यवाद भाइयों मित्रों। ठीक है, मेरी प्यारी बहनों। ठीक है, सभी को, मतलब कोई भी एक्स वाई जेड जो देख रहा है हमारा वीडियो, उनको सभी को धन्यवाद, थैंक यू।